पुष्पा पिछले 20 सालों से एक ही घर में रह रही थी। पुष्पा ने अपने उसी घर में अपने बच्चों को बड़ा किया और उनकी शादी कर दी, पर कभी भी अपने घर की मरम्मत नहीं की। ऐसे ही एक दिन पुष्पा अपनी बहू काव्या और तानिया के साथ शॉपिंग करने जाती है। यहाँ चूड़ियाँ कितनी अच्छी बिक रही है। भाई साहब, 1 दर्जन चूड़ी तो दे दो। क्या माँ जी, आपके पास इतनी सारी चूड़ियाँ रखी हैं, पर फिर भी आप चूड़ियाँ खरीदती रहती हैं। देखिए कितनी अच्छी साड़ियाँ बिक रही है उस दुकान पर। ये नहीं कि एक साड़ी ले लूँ। हाँ तो क्या हुआ, पैसे रखे हैं अभी मेरे पास, और वैसे भी मैंने अपनी शॉपिंग के लिए तुम दोनों से पैसे नहीं लिए। अब मैंने इस रंग की चूड़ी खरीदी है तो साड़ी भी इसी रंग की खरीदूंगी। इतना बोलकर पुष्पा चूड़ियाँ ले लेती है और अपनी दोनों बहुओं के साथ साड़ी की दुकान पर जाती है। इस तरह से तीनों सास बहू अच्छे से शॉपिंग करके घर आते हैं और हॉल में बैठकर सामान देखने लगते हैं। दीदी, मुझे तो वो 4000 वाली साड़ी बहुत अच्छी लग रही थी। अगर मेरे पास पैसे कम ना पड़ते ना तो मैं अपने लिए वही साड़ी खरीदती। तुझे उस साड़ी की पड़ी है, तूने तो सारी चीज़ें खरीद ली, पर मैंने तो सैंडल ही नहीं खरीदी। कल को अगर मुझे कहीं जाना पड़ गया तो मैं क्या पहन कर जाऊँगी? मेरे पास एक ढंग के सैंडल नहीं है। तीनों सास बहू आपस में बात कर रही होती है कि तभी मोहल्ले की एक औरत उनके घर आती है। उन तीनों को देखकर कहती है, अरे आ गई पुष्पा शॉपिंग करके। तेरा सही है, हर महीने अपनी बहू के साथ शॉपिंग करने के लिए निकल जाती है। अरे इंसान तो पैसे बचाने की सोचता है, पर तुम तीनों सास बहू तो एक जैसी हो। हर समय इसी फिराक में रहती हो कि पैसों को कैसे उड़ाया जाए। बहन, मुझे भी कोई शौक़ नहीं है पैसे उड़ाने का। मैं भी बचत करना जानती हूँ, पर ज़रूरत की चीज़ें लेनी भी तो ज़रूरी होती है। और तुम यहाँ क्या मुझे ताना देने आई हो? भला मैं कौन होती हूँ तुम्हें ताने देने वाली? मैं तो बस ये कहने आई थी कि तुम्हारी गली में लगी टोटी टूट गई है। आज सुबह से पानी आ रहा था, टोटी ठीक करवा लो। फिजल का पानी गिर रहा है और सारा पानी मेरे घर में आ रहा है। पुष्पा की पड़ोसन उसे बाहर लगी टोटी, जो कि पूरी तरह से टूट चुकी है, उसके बारे में बताकर चली जाती है। पर पुष्पा उस टोटी को ठीक नहीं करवाती, और जब दोबारा उसकी पड़ोसन इस बारे में उससे कहती है तो पुष्पा अपनी पड़ोसन से कहती है, देखो भाई, मेरे पास पैसा नहीं है जो मैं टोटी ठीक करवा सकूं या बनवा सकूं। अगर तुम्हें इतनी ही दिक्कत है तो तुम ठीक करा दो। वैसे भी पानी तुम्हारे घर में भर रहा है, मेरे घर में थोड़ी ना। वाह, क्या बात होती है। तीनों सास बहू के पास अपने ऊपर खर्चा करने के लिए पैसे हैं, पर घर में लगाने के लिए 2 रुपया नहीं है। अरे पुष्पा, थोड़ी शर्म कर। पिछले 20 साल से इस घर में रह रही है, पर मजाल है तू कभी अपने घर की मरम्मत भी करवाती हो। मेरा घर मेरी मर्जी। मैं अपने घर में 2 रुपया खर्चूँ या 100 रुपया, तुम कौन होती हो बोलने वाली? पुष्पा छोटी सी बात का बतंगड़ बना देती है और अपनी पड़ोसन से लड़कर घर में चली जाती है। और इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। समय के साथ घर की हालत भी बुरी होने लगती है। अब जगह जगह से दीवार के प्लास्टर और सफ़ेदी टूट कर गिर रहे थे। ऐसे ही एक दिन तानिया हॉल में बैठकर चाय पी रही होती है, तभी छत की पपड़ी उतरकर उसकी चाय में गिर जाती है। हाय, इस कमबख्त पपड़ी को भी अभी टूट कर गिरनी थी, वो भी मेरी चाय में। माँ जी, आप छत की मरम्मत कराओ ना। आज पेंट उतरकर नीचे गिर रहा है, कल को छत ही ना गिर जाए। बहू, ये बोलते हुए शर्म नहीं आती? अब तुम दोनों को इस घर की जिम्मेदारी उठानी चाहिए, पर तुम दोनों अब भी मेरे ही भरोसे हो। अरे तुम्हारे ससुर जी अब इतना नहीं कमा पाते कि घर की मरम्मत कराए। तुम दोनों को क्या घर में थोड़े पैसे नहीं लगाने चाहिए हैं? अब तो मोहल्ले वाले भी आकर मुझे सुना कर जा रहे हैं। माँ जी, जिस तरह आपके पास पैसे नहीं है ना, उसी तरह हमारे पास भी पैसों का पेड़ नहीं लगा है। आपके बेटे कमाते ही कितना है, अब वो उसे घर चलाएंगे या घर की मरम्मत कराएंगे? पुष्पा की बहू पुष्पा की तरफ अपने हाथ खड़े कर लेती है और समय यूं ही बीतता है। धीरे धीरे घर की हालत काफ़ी बिगड़ चुकी थी, पर तीनों सास बहू अब भी अपने घर पर कोई खर्चा नहीं करती, और जब अपनी बात आती तो खर्चा करने से पीछे नहीं हटती। ऐसे ही एक दिन काव्या की दोस्त आंचल उससे मिलने उसके ससुराल आती है और उसके घर की ऐसी हालत देखकर कहती है, काव्या, ये तेरा ससुराल है या फिर चिड़ियाघर? चिड़ियाघर में भी इससे ज़्यादा सफाई होती होगी। अरे तू अपने अंदर तो इतनी सफाई रखती है, वही सफाई थोड़ी घर में भी रख ले। घर की कितनी बुरी हालत है, थोड़ी सी घर की मरम्मत करा ले। आंचल, दूसरों को बोलना बहुत आसान है, पर करना उतना ही मुश्किल। अब मेरा घर इतना भी छोटा नहीं है, और इस घर में मेरे अलावा और भी लोग रहते हैं।
भला अकेले मैं कितना पैसा लगाऊंगी? मेरा हस्बैंड भी इतना नहीं कमाता और इस घर में और भी तो लोग हैं, वो तो 1 रुपया नहीं लगा रहे, तो फिर मैं क्यों पैसे खर्च करूं? जॉइंट फैमिली की यही प्रॉब्लम होती है, एक पैसा निकालने को तैयार होता है तो दूसरा पीछे हट जाता है। खुद के ऊपर पैसा खर्च करने के लिए पैसा होता है, पर मजाल है कि घर की थोड़ी मरम्मत करा ले। खुद तो अकेली अपने पति के साथ रहती है, इसीलिए आकर मुझे ताने दे रही है। बेकार ही इसे मैंने अपने घर बुलाया, मुझे ही इसके घर जाना चाहिए था। वही तो यार, अब क्या कर सकते हैं। मैं तो हमेशा कहती हूँ घर की मरम्मत करा लेते हैं, घर में मेहमान आते हैं तो वो भी इसी तरह बातें बोलकर चले जाते हैं। अच्छा नहीं लगता ना आप घर में किसी को बुलाना, पर इस घर के लोग मेरी सुने तब ना। काव्या और आंचल आपस में बात कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ काव्या के ससुर सुरेश आ जाते हैं और वो आंचल की बातें सुनकर खुद को शर्मिंदा महसूस करते हैं, क्योंकि उसके घर की औरतें ही इतनी खर्चीली थी जिसकी वजह से आज उनके घर की हालत ऐसी थी। अब सुरेश अपनी पत्नी पुष्पा के पास जाता है और पुष्पा से कहता है, शाम को जब तुम्हारे दोनों नालायक बेटे घर आए तो उनसे कहना मुझसे बात करें। इस महीने इस घर की औरतों को 1 रुपया नहीं मिलेगा अपने ऊपर खर्चा करने के लिए। अरे पर हम अपने ऊपर खर्चा नहीं करते, घर में ही खर्चा होता है सारा पैसा। और आज आप इस तरह से क्यों कह रहे हैं? पुष्पा के इतना बोलते ही सुरेश उसे अपने साथ बाहर हॉल में ले जाता है, जहां आंचल काव्या को सुनाकर चली जाती है। अब जो कोई भी आता वो पुष्पा के घर की ऐसी हालत देखकर उन्हें घर की मरम्मत करवाने की सलाह देता, जिसके बाद सुरेश अपने बेटों से घर की मरम्मत के लिए बात करता है। पिताजी, मैं इतना अमीर नहीं हूँ कि घर के खर्चे भी उठाऊँ और घर की मरम्मत के लिए भी पैसे दूँ। और अगर हमारे पास इतने पैसे होते तो मैं इस गुफा में रहता ही क्यों? मैं भी किसी अच्छे घर में नहीं चला जाता। सही बोलते हैं बाहर के लोग, इस घर के सभी लोगों के पास खुद पर खर्चा करने के लिए पैसा है, पर जब बात घर की आती है तो सब गरीब हो जाते हैं। घर की मरम्मत को लेकर घर में काफ़ी कलेश होता है और आखिरकार पुष्पा का पति अपना फैसला सुनाता है। अब मुझे भी लगता है कि इस घर में रहना मुश्किल हो रहा है, थोड़ी सी घर की मरम्मत करवा लेते हैं। इसलिए घर में जो भी पैसा लगेगा वो सब देंगे, मैं भी और हमारे दोनों बेटे भी। अगर किसी ने पैसे देने में आनाकानी की तो वो किराए के घर में जाकर रह ले। काव्या और तानिया अपने ससुर के फैसले के खिलाफ नहीं जा पाती और आखिरकार उनके घर की भी मरम्मत होती है। और इस महीने तीनों सास बहू अपने ऊपर पैसे ना खर्च करके पहली बार घर की मरम्मत में पैसे लगाती है। साइली अपने पति और बेटी के साथ खुशहाल जीवन बिता रही है। उसने अपने बेटे कुशल की शादी बहुत धूमधाम से किरण से करवाई। साइली का जीवन बहुत अच्छे से बीत रहा है, क्योंकि उसके पास एक आज्ञाकारी बेटा है और दिन रात सेवा करने वाली बहू। लेकिन एक दिन उसके ऊपर गमों का पहाड़ टूट गया जब साइली का पति ये दुनिया छोड़कर चला गया। आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? क्यों चले गए? आपने जाने से पहले मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। अब मैं आपके बिना कैसे रहूंगी? साइली दिन रात रोती रहती है। शुरू में तो बहू और बेटा साइली का दुख बांटते, लेकिन बाद में वो उसके साथ गैरों जैसा व्यवहार करने लगे। अरे माँ, पिताजी अब चले गए हैं, वापस नहीं आने वाले। अब क्यों रो रो कर अपनी आंखें खराब कर रही हो? और हाँ माँ, घर के काम में मेरा हाथ बटाया करो। काम में लगी रहोगी तो पिताजी याद नहीं आएंगे। अब किरण अपनी सास से घर के छोटे मोटे काम करवाने लगी। एक दिन कुशल ने अपनी माँ से कहा, माँ, हम कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जा रहे हैं। और माँ, आप हर समय ना रोती मत रहना, घर को संभालना। बहू, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, ऊपर से तुम दोनों मुझे अकेला छोड़कर जा रहे हो। माँ जी, आपकी तबीयत तो साल के 12 महीना ठीक नहीं रहती। अरे थोड़ा सा सर्दी जुकाम है, ठीक हो जाएगा, काढ़ा बनाकर पी लीजिए। अच्छा, मुझे कुछ रुपए तो देकर जाओ। ओहो, हर वक्त रुपए ही मांगती रहती हो। घर में किस चीज की कमी है? सारा सामान भरा रखा है। दोनों अपनी बीमार माँ को छोड़कर घूमने चले गए। इस बीच साइली की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई और वो घर का तो क्या अपना ध्यान भी नहीं रख पाई। जब किरण और कुशल घर आए तो घर की हालत बहुत खराब थी। घर की हालत देखकर किरण का गुस्सा फूट पड़ा और वो बोली, माँ जी, आपको ऐसी भी कोई बीमारी नहीं थी कि आपने पूरे घर का सत्यानाश कर दिया? 3 दिन से घर में झाड़ू तक नहीं लगी और आपने अपने लिए जो खाना बनाया था कम से कम उसके बर्तन तो धो लेती। बहू, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं अपने लिए खाना बना पाई, यही बहुत बड़ी बात है।
और तुम मुझे घर के काम करने के लिए बोल रही हो। रहने दो माँ जी, मैं 3 दिन तक नहीं थी घर में तो आपने 6 दिन का काम बढ़ा दिया मेरे लिए। अब लगी रहूंगी मैं, और आप आराम से बिस्तर पर लेटी रहना। अब किरण घर का काम करती और अपनी सास को ताने ज्यादा देती, और उसका पति भी उससे कुछ नहीं कहता। एक दिन किरण ने अपनी सास से कहा, माँ जी, आप जाकर कपड़े धो लो, मुझे बहुत काम है। बहू, मैं कहाँ इस उम्र में कपड़े धो पाऊंगी। इस उम्र में आप बोलती तो बहुत है, लेकिन काम नहीं होगा आपसे, हैं? बहू के ताने सुनकर साइली कपड़े धोने चली गई। अब धीरे धीरे साइली सारे घर का काम करने लगी। वो दिन रात काम में लगी रहती। एक दिन कुशल और किरण खाना खा रहे थे और साइली उन्हें खाना सर्व कर रही थी। तभी कुशल ने कहा, माँ, आज खाने में नमक कितना तेज कर दिया आपने। बेटा, आंखें कमजोर हो गई है ना, दिखाई नहीं दिया। माँ, वैसे तो आप उड़ती चिड़िया के पर भी गिन लेती हो, और सब्जी में नमक कितना डालना है ये आपको दिखाई नहीं देता। बहू बेटी की बात सुनकर साइली किचन में जा रही थी। तभी उसके हाथ से एक प्लेट टूट कर गिर जाती है। ये क्या कर दिया आपने? पता है आपको कितनी महंगी प्लेट है ये? अरे बहू, गलती से गिर गई। माँ, आप खुद कमाओ तो आपको पता चले कि पैसा कितनी मेहनत से कमाया जाता है, लेकिन आपको तो आराम से हर चीज मिल जाती है ना, तो आप तो बिगाड़ो जो बिगाड़ना है। बेटे और बहू के ताने सुनकर साइली को बहुत दुख हुआ। वो अपने पति को याद करने लगी और सोचने लगी, मुझे पता नहीं था कि मेरा बेटा मुझसे इस तरह से व्यवहार करेगा। घर की चाबियां हमेशा मेरे हाथ में रहती थी, पर अब तो मेरे बहू बेटे ने मुझे नौकरानी बना दिया। हे ऊपर वाले, तूने मुझे क्यों जिंदा रखा? मुझे अपने पास बुला लेता। कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन साइली ने अपने बेटे से कहा, बेटा, मेरा चश्मा टूट गया है, तो इसे ठीक करवा दे या फिर मेरे लिए एक नया चश्मा मंगवा दे। माँ, आप क्या करोगी नया चश्मा लेकर? हाँ, आपको कौन सी पढ़ाई करनी है? लेकिन बेटा, फिर भी मेरी नज़र कमज़ोर हो गई है, चश्मे की ज़रूरत तो पड़ती है ना। पैसे पेड़ पर नहीं उगते, इसलिए ज़रूरी नहीं कि आपको हर चीज़ दी ही जाए। बिना चश्मे के भी आप आराम से रह सकती हैं। किरण और कुशल की बात सुनकर साइली सोचने लगी कि जिस बेटी को उसने इतने लाड़ प्यार से पाला और उसे किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी, पिता के मरने के बाद वही बेटा उसे एक एक चीज़ के लिए तरसा रहा है। साइली के बेटे ने अपनी माँ की नौकरों जैसी हालत कर दी थी। वो सारा दिन काम करती, पर फिर भी उसे भरपेट खाने को भी नहीं मिलता। एक दिन कुशल ने किरण से कहा, किरण, घर का खर्च बढ़ता ही जा रहा है, अभी हमारा भी परिवार बढ़ेगा, हमें माँ को किसी आश्रम में छोड़ देना चाहिए। नहीं, माँ को घर में ही रहने दो, पूरे घर का काम करती है। अगर घर से चली गई तो हमें नौकरानी रखनी पड़ेगी, उस नौकरानी को पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन माँ तो फ्री में सारा काम कर रही है ना। हाँ, वैसे बात तो तुम ठीक कह रही हो, हमें थोड़ा दिमाग से काम लेना चाहिए। किरण और कुशल अपनी माँ को नौकरानी के तौर पर रख लेते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक बार साइली घर के बाहर बरामदे की झाड़ू लगा रही थी, तभी वहाँ एक चमचमाती हुई बड़ी कार आकर रुकती है। उस कार में से एक अच्छा खासा दिखने वाला नौजवान लड़का निकलता है, जिसने बहुत अच्छे और महंगे कपड़े पहने थे। उसका नाम था प्रतीक। आप साइली माँ है ना? हाँ, मगर तुम कौन हो बेटा? मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। माँ, मैं प्रतीक हूँ, आपका प्रतीक। प्रतीक बेटा, कहाँ चला गया था तुम मुझे छोड़कर? तेरे पिताजी हमेशा के लिए मुझे अकेला छोड़कर चले गए। हाँ माँ, मुझे पता चला इस बारे में, इसलिए तो मैं यहाँ आया हूँ। लेकिन माँ, आपने अपनी क्या हालत बना रखी है? कितनी कमज़ोर हो गई हैं आप। और कुशल भैया कहाँ हैं? साइली ने रोते हुए सारी बात प्रतीक को बताई। प्रतीक गुस्से से अंदर गया और कुशल से कहने लगा, कुशल भैया, आपको शर्म नहीं आती अपनी माँ के साथ ऐसा व्यवहार करते हुए? आप घर का सारा काम अपनी बूढ़ी विधवा माँ से करवाते हैं। प्रतीक, मैं अपनी माँ से कुछ भी करवाऊं, तुम होते कौन हो बोलने वाले? बोलो मत कि तुम एक अनाथ हो जिसे मेरे माता पिता ने पढ़ाया लिखाया। अनाथ हो, इसीलिए माता पिता क्या होते हैं अच्छी तरह से जानता हूँ। आपकी बीवी अपनी बूढ़ी विधवा सास को इतने ताने सुनाती है, नौकरों की तरह घर का काम कराती है, और आप उसे कुछ नहीं कहते।
अरे अपनी सास से ही तो करवाती हूँ, तुम्हें क्यों इतना बुरा लग रहा है? हाँ, बुरा लग रहा है। इन्होंने मुझे जन्म नहीं दिया, लेकिन पाल पोस कर इस काबिल कर दिया कि मैं अपनी माँ का ख्याल रख सकूं। और अब मैं इन्हें यहाँ बिल्कुल नहीं रहने दूंगा। प्रतीक की बात सुनकर किरण सोच में पड़ जाती है। अगर माँ यहाँ से चली गई तो घर का काम कौन करेगा? मुझे किसी तरह से माँ को तो रोकना होगा। उसके बाद किरण प्रतीक से कहती है, देखो प्रतीक, माँ ने तुम्हें सिर्फ पाल पोस कर बड़ा किया है, तुम्हें जन्म नहीं दिया। लेकिन मेरे पति इनके सगे बेटे हैं। माँ के साथ कुशल जी का खून का रिश्ता है, तो माँ पर सबसे ज्यादा हक मेरे पति का है, इसलिए माँ हमारे साथ ही रहेगी। हाँ, देख रहा हूँ कि कैसे सगा बेटा अपनी सगी माँ के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है। शराफत से माँ को मेरे साथ जाने दो, नहीं तो मैं पुलिस को यहाँ बुलाऊंगा। माँ, आप अपना बैग पैक कर लें, अब आप मेरे साथ रहेंगी। पुलिस का नाम सुनते ही दोनों डर जाते हैं। साइली अपना बैग पैक करके लाती है और घर से जाते हुए अपने बेटे और बहू से कहती है, तुम दोनों ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, लेकिन फिर भी मैं प्रार्थना करूंगी कि तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ ऐसा ना करे। साइली के इन शब्दों ने कुशल और किरण को भीतर तक हिला दिया और साइली अपना सामान लेकर प्रतीक के साथ हमेशा के लिए चली गई। रमेश जैसे तैसे मेहनत मजदूरी करके 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ किया करता था। जब तक सब कुछ ठीक था तब तक तो फिर भी कुछ काम मिल जाता, लेकिन महामारी के चलते तो जैसे काम मिलना भी बंद होता जा रहा था। कभी कभी तो रात को भूखा ही सोना पड़ता था। सुनते हो, आज शाम को खाने के लिए घर में कुछ भी नहीं बचा है। बच्चों को क्या खिलाएंगे? क्या करूं, सारा दिन काम की तलाश में यहाँ वहाँ भटकता रहता हूँ। आज कोई काम नहीं मिला और जेब में एक पैसा भी नहीं है। लेकिन बच्चे भूख से बिलबिला रहे हैं, उन्हें क्या खिलाऊं? बच्चे अभी छोटे भी बहुत हैं, भूख बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। वैसे तो रात होने आई है, लेकिन फिर भी एक बार बाहर चक्कर लगा आता हूँ, क्या पता कुछ मिल जाए। परेशान होकर रमेश पास के बनिए की दुकान पर जाता है और उससे कहता है, भैया थोड़ा सा अनाज उधार दे दो, घर में बच्चे भूखे हैं, सुबह से कुछ नहीं खाया और मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। तुम रोज रोज यहाँ पर उधार मांगने आ जाते हो, तुम्हारा क्या भरोसा? अगर मेरा पैसा वापस नहीं दिया तो जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं देने वाला। दया करो भाई, छोटे छोटे बच्चे हैं, भूख से मर जाएंगे, उनकी खातिर ही सही थोड़ा सा कुछ दे दो। मैं वादा करता हूँ 2 दिन में तुम्हारा उधार चुकता कर दूंगा। अच्छा ठीक है, ये लो आधा किलो चावल दे रहा हूँ, पूरे 20 के हैं। ध्यान रखना मेरे पैसे समय पर लौटा देना, वरना अगली बार तुम्हें कुछ उधार नहीं मिलेगा। ठीक है भैया, आपकी बहुत मेहरबानी। पहले के 30 और अब के 20, पूरे 50 उधार हैं। 2 दिन में सारे पैसे लौटा दूंगा। रमेश खुश होता हुआ अपने घर पहुंच जाता है। उसके हाथ में चावल देखकर उसकी पत्नी और बच्चे काफी खुश हो गए। रमेश की पत्नी ने जल्दी से चावल बनाकर अपने बच्चों को खिला दिए। आप फिर से उधार लेकर आए हैं ना? क्या करता, मेरे पास कोई और रास्ता तो था नहीं। 50 की उधारी हो गई है बनिए से और 2 दिन में चुकता करना है, नहीं तो अगली बार से वो हमें खाने पीने के लिए कुछ भी उधार नहीं देगा। अगले दिन रमेश का दोस्त दीनाराम उसके घर आया और उसने रमेश से कहा, रमेश, अपने बस्ती के पास काम शुरू हुआ है और वहां पर मजदूरों की बहुत जरूरत है। मैं तो वहां जा रहा हूँ काम की तलाश में। अगर तू भी चलना चाहता है तो मेरे साथ चल। ये तो बहुत अच्छी बात है दीना, मुझे कब से काम की तलाश थी। चल मैं भी तेरे साथ चलता हूँ। रमेश और दीनाराम दोनों काम वाली जगह पर पहुंच जाते हैं। वहां पर ठेकेदार उन्हें काम बताता है। देखो दीनाराम, तुम्हें ये ईंटें उठाकर पहली मंजिल तक ले जाना है। ध्यान रखना किसी तरह का कोई नुकसान ना हो। मालिक, मुझे भी कोई काम बता दीजिए। घर में रोज बच्चों को भूखा सोना पड़ता है। काम की तलाश में आया हूँ यहाँ तक। ठीक है, तुम एक काम करो, सामने नल से पानी भरकर यहाँ बिल्डिंग तक लेकर आओ। पीने का पानी बार बार खत्म हो जाता है और आज तुम्हें यही काम करना है। इसके बदले शाम को तुम्हें पूरे 50 रुपए मिलेंगे। मालिक, क्या मुझे कोई और काम नहीं मिल सकता? मेरा मतलब जिसकी मजदूरी मुझे थोड़ी ज्यादा मिल जाए। मुझे बनिए का उधार भी चुकता करना है। देखो, आज तो मेरे पास यही काम है, तुम्हें करना है तो करो,
लेकिन कल अगर कुछ और काम आया तो मैं तुम्हें दे दूंगा। रमेश, तू आज यही काम कर ले, हम लगातार यहाँ आते रहेंगे तो कुछ ही दिनों में ज्यादा पैसा वाला काम भी मिल जाएगा शायद। हाँ भाई, शायद तू ठीक कह रहा है। शाम को घर लौटने के बाद, अरे आज तो आप बच्चों के लिए खाना लेकर आए हैं, लगता है अच्छा काम मिल गया है आपको। हाँ, पूरे 50 रुपए मजूरी मिली थी, उसमें से मैंने 30 रुपए बनिए के चुका दिए। अब बस 20 की उधार बाकी है, कल काम से लौटने के बाद वो भी चुका दूंगा। कुछ पैसे बचाकर रखने चाहिए थे ना, जब इकट्ठे हो जाते तब चुका देते बनिए की उधारी। कैसी बात कर रही हो तुम? मैंने उससे कहा था कि जल्दी से जल्दी उसका पैसा दे दूंगा, वरना वो हमें परेशान करता रहता। और तुम चिंता मत करो, कल जब 50 रुपए मिल जाएंगे तो जेब में कुछ पैसे बच भी जाएंगे। अब आराम से खाना खाओ और सो जाओ। अगले दिन, देखो रमेश, आज यहाँ तुम्हारे लायक कोई काम नहीं है। हमने पानी की व्यवस्था कर ली है और मजदूर भी हमारे पास पूरे हैं, तुम यहाँ से जा सकते हो। ऐसा मत कीजिए मालिक, कुछ पैसे मिल जाएंगे तो बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी ले जाऊंगा, वरना आज भूखा सोना पड़ेगा। ठीक है, तुम एक काम करो, बड़े साहब की गाड़ी खड़ी है, उसे साफ कर दो। खुश होकर अगर वो तुम्हें कुछ पैसे दे देंगे तो ठीक है, वरना आज मेरे पास तो तुम्हारे लायक कुछ काम नहीं है। जल्दी से बड़े साहब की गाड़ी साफ कर देता हूँ, कुछ पैसे मिल गए तो आज का काम हो जाएगा। अरे वाह, तुमने तो मेरी गाड़ी को बहुत अच्छे से चमका दिया। ये लो, 20 रुपए रख लो। आज का तो दिन ही खराब है, तुझे कुछ काम मिला? अरे नहीं भाई, बस बड़े साहब की गाड़ी साफ करने को मिला। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि बच्चों के लिए खाना लेकर जाऊं या फिर दुकान पर उधारी चुकाऊं। बड़ी मुश्किल में फंस गया हूं। अगर खाना लेकर नहीं जाता तो बच्चे भूखे रह जाएंगे, अगर उधारी नहीं चुकाता तो दुकान वाला आगे से फिर कभी मुझे कुछ नहीं देगा। कुछ देर बाद रमेश बनिए की दुकान पर जाता है। मेरे पैसे तो लेकर आए हो ना, या आज भी कोई बहाना है? मेरे पास 20 रुपए हैं, देखो आज का राशन मुझे दे दो, कल पैसे आने पर तुम्हारे पैसे भी दे दूंगा। आज तुम्हें दे दिए तो घर क्या लेकर जाऊंगा? मैं कुछ नहीं जानता, मुझे अभी के अभी मेरे 20 रुपए चाहिए। लेकिन मेरे बच्चे भूखे रह जाएंगे। तो फिर ज्यादा पैसे कमा कर लाने चाहिए थे ना, मुझे मेरे पैसे दो। ठीक है, ये पैसे तुम रख लो। घर पहुंचने के बाद बच्चों के लिए खाना नहीं लेकर आए। आज मजदूरी में सिर्फ 20 रुपए मिले थे, वो भी बनिए को दे दिए। लगता है आज भूखे ही सोना पड़ेगा। बच्चे जोर जोर से रो रहे हैं, मैं उन्हें खाने के लिए क्या दूं? बच्चों को पानी पिला दो, आज उन्हें इसी से काम चलाना पड़ेगा। कल देखता हूँ, कुछ इंतजाम कर लूंगा। अगले दिन रमेश फिर से काम की तलाश में ठेकेदार के पास पहुंचा, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिला। भूख प्यास की वजह से रमेश बेहोश होकर गिर पड़ा। उसी वक्त वहां पर बड़े साहब की गाड़ी आई। रमेश को इस तरह बेसुध पड़े देखकर उन्होंने रमेश के चेहरे पर पानी डाला और उसे होश में लाए। क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? कुछ नहीं साहब, पैसे नहीं थे इसलिए कल से कुछ खाने को नहीं मिला, शायद इसी वजह से चक्कर आ गया होगा। तो कुछ काम क्यों नहीं करते? काम की तलाश में रोज यहाँ आता हूँ, लेकिन कोई मुझे काम नहीं देता। उस दिन तो आपकी गाड़ी साफ करके पैसे कमा लिए थे, लेकिन बच्चों का खाना खरीदने में वो भी खर्च हो गए। घर में बच्चे भूखे हैं साहब। तुम ठीक कहते हो रमेश, हम लोगों के लिए 20, 50 या 100 की कोई कीमत नहीं है, लेकिन तुम जैसे लोगों के लिए 1 रुपए भी कीमती है। जो 20 रुपए हम बस यूं ही लापरवाही में खर्च कर देते हैं, उसमें तुम जैसे लोगों का एक वक्त का पूरा खाना आ जाता है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें काम दूंगा। आज के बाद कभी तुम्हारे बच्चे भूखे नहीं सोएंगे। एक और जहाँ घर से काम करने और रोज नए नए व्यंजन बनाकर खाने का वक्त है, तो किसी के लिए उसकी लड़ाई। राम गैरेज में काम करता था, लेकिन लॉकडाउन के कारण उसका गैरेज बंद हो गया था। सुनिए जी, खाने के लिए अब बस आज भर का राशन है, कल से खाना कैसे बनेगा? बच्चे भी भूखे रहेंगे अगर राशन नहीं मिला तो। अरे नहीं नहीं, बच्चों और तुम्हें मैं भूखा नहीं रहने दूंगा, कुछ न कुछ तो करना ही होगा। देखिए जी, मैं तो कहती हूँ गांव चलते हैं, वहीं अब कुछ हो सकता है। खेती में काम करेंगे, बच्चे माँ जी देख लेंगी,
कम से कम सर पर छत और थाली में 2 रोटी तो मिलेगी। ठीक कहती हो तुम। चलो मैं कल ही गाड़ी की व्यवस्था करता हूँ। वहीं दूसरी तरफ रोहन की फैमिली थी, जो रोज नए नए व्यंजन बनाकर खाती और सोशल मीडिया में गरीबों की हालत देखती। ये लो, केक खा लो, मैंने खुद बनाया है। वाओ, लाओ लाओ, ये देखो। इस बार का तो लॉकडाउन और सख्त होना चाहिए। कितने लोगों की जाने जा रही हैं। हाँ, लेकिन लोग मानते ही कहाँ हैं। अब उसे ही देख लो ना। लेकिन ये हम लोगों की तरफ क्यों देख रहा है? साहब, कोई काम हो तो बता दो। लॉकडाउन के कारण मेरा गैरेज बंद हो गया है। आज घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। छोटे बच्चे हैं। मेरे लायक कोई काम हो तो दे दो ना साहब। अरे नहीं नहीं, दूर से बात करो, कोई काम नहीं है। राधा, दरवाजा बंद करो। राम वहां से चला जाता है। रोहन फोन पर लग जाता है। वो राम की एक फोटो खींच लेता है। ये क्या, सारा दिन फोन पर लगे रहती हो? अरे यार, दुनिया को भी तो पता चले कि क्या क्या हो रहा है। लोग कितने परेशान हैं। अगले रोज रोहन की नजर दूर से जाते राम के परिवार पर पड़ती है। बीवी की गोद में एक बच्चा और एक हाथ में थैला। राम के कंधे पर बच्चा और दोनों हाथ में सामान। सारा परिवार लेकर राम गांव की तरफ निकल रहा था। अरे पता नहीं ये लोग वापस ही क्यों आए जब जाना ही था तो। हाँ, इन लोगों का सही है। फंसते तो हम जैसे है ना। हाँ यार, बात तो सही कह रही हो। लाओ, आज खाने में क्या बनाया है? उधर राम की बीवी, मैं चलते चलते थक गई हूँ जी, थोड़ा आराम कर लो। कोई गाड़ी नहीं है जो हम लोगों को बस स्टैंड तक छोड़ दे? अरे नहीं ना, सारी गाड़ियां सरकार ने बंद कर दी है। गलती कर दी शहर वापस आकर। यहाँ तो किसी की कोई मदद नहीं करता। धीरे धीरे चलो, अभी तो बहुत लंबा चलना है। पापा, बहुत जोर से भूख लगी है, खाना खाना है। हाँ हाँ बेटे, आगे ना होटल है, वहां से खाना खाएंगे। और तब तक ना ये पानी पी लो। नहीं, पानी पिला रही हो पिछले 1 घंटे से, अब तो खाना ही चाहिए। राम आसपास देखता है, उसे एक कार आती दिखती है। ये जरूर किसी बड़े अधिकारी की कार है। वो जरूर हम लोगों की मदद करेगा। दोनों पति पत्नी पूरी उम्मीद से कार को हाथ देते हैं, लेकिन वो नहीं रुकती और सीधे निकल जाती है। ये अधिकारी लोगों से तो उम्मीद रखना ही गलत है। ये लोग ठीक होते तो आज हम लोगों को यूं दर बदर ना होना होता। दोनों की किस्मत अच्छी थी कि एक न्यूज रिपोर्टर वहां आ जाता है। वो उन लोगों का इंटरव्यू लेता है और बच्चे के हाथ में बिस्किट का पैकेट रख देता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, देश के कई लोग फिर से गांव लौट रहे हैं। इस लॉकडाउन में कितना परेशान हो रहे हैं। वहीं रोहन भी टीवी में राम को देख रहा था। अरे देखिए तो, ये तो वही आदमी है ना जो काम मांगने आया था। ऐसे कितने ही लोग हैं जो घर जा रहे हैं, लेकिन कैसे जाएंगे, कब तक पहुंचेंगे, कुछ पता नहीं। अरे मौज है इन लोगों की। वैसे भी खेत खलियान होते हैं इन लोगों के। गांव जाएंगे, खेती करेंगे और मजे से खाएंगे। यहाँ क्या करते? वैसे तुम इतना बड़ा कटोरा लेकर कहाँ जा रही हो? अरे वो कल बच्चों के लिए मिल्क केक बना रही थी ना, लेकिन बना नहीं, तो वही दूध नाली में बहाने जा रही हूँ। फट गया 2 लीटर दूध। अरे कोई बात नहीं, 2 लीटर और मंगवा देता हूँ। कोशिश करो, कोशिश। जैसे तैसे राम का परिवार गांव पहुंचता है। राम की माँ पोती पोती का चेहरा देखकर रोने लगती है। अरे क्या हाल बना दिया तुम लोगों ने बच्चों का। माँ, हम लोगों को भी तो देख ले, चलते चलते पैर में छाले पड़ गए हैं। माँ, मैं रसोई में कुछ बना दूं? 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। अरे बहू तो इतना चल कर आई है, आराम कर, मैं बना रही हूँ। सारा परिवार जमीन पर बैठकर खाना खाता है। अरे बेटा, मैंने सुना जहाँ तू रह रहा है वहाँ का बुरा हाल है। लोगों को बहुत बीमारी हो रही है। इस बार की लहर और बुरी है माँ। यहाँ गांव का कैसा हाल है? हाँ है तो इक्का दुक्का लोग यहाँ, लेकिन गांव वाले तो बहुत सख्ती बरत रहे हैं। हाँ माँ,
हम लोगों को भी गांव के अंदर आने से पहले टेस्ट करवा कर ही भेजा है। वैसे ये जरूरी भी तो है। यहाँ खुला मौसम, इतने पेड़ और खेत के बीच की शुद्ध हवा, गिनती के घर, यहाँ कोरोना का डर नहीं है। ये बोलकर राम बच्चों की तरफ देखता है जो आराम से खाना खाकर सो रहे थे। अरे देख, तू जो पैसा बेचता था ना, उसे जोड़ जोड़ कर मैंने टीवी लिया है। अब बच्चे तो घर में कोई थे नहीं, तो मन लगाने के लिए यही ठीक लगा। ठीक कहा माँ जी, समाचार लगाकर देखते हैं ना कि क्या चल रहा है देश में। पूरा परिवार टीवी खोलकर बैठ जाता है। अचानक राम जोर से चिल्लाता है, मैं इनको जानता हूँ, इनके पास मैं काम मांगने गया था, लेकिन ये टीवी पर क्यों आ रहे हैं? माँ जरा आवाज तो बढ़ाना। कोई हम लोगों की मदद करो, मेरी बीवी को ऑक्सीजन की जरूरत है, कोई हमारी मदद करो, हम हाथ जोड़ रहे हैं, मेरा नंबर है। अरे माँ, जल्दी से नंबर तो नोट करो इनका, मैं इनकी मदद कर सकता हूँ। मेरे दोस्त है वहाँ, ऑक्सीजन का इंतजाम कर देंगे। राम फटाफट दोस्त से बात करता है। ऑक्सीजन का इंतजाम कर रोहन को फोन करता है। भैया, हम राम बोल रहे हैं। आपको याद है, आपके घर काम मांगने आया था। मैंने आपकी बीवी के लिए ऑक्सीजन का इंतजाम कर दिया है। आपको एक नंबर दे रहा हूँ, उस पर मेरा नाम लेकर बात कर ले। 10 मिनट में ऑक्सीजन लेकर आ जाएगा। रोहन को लगता है कि राम के रूप में सचमुच साक्षात भगवान राम ने ही उसका साथ दिया। राम को रोहन की मदद करके अच्छा लगता है। वो भी ऊपर वाले का शुक्रिया करता है कि चलो उसकी वजह से किसी की जान बची। वहीं रोहन, जिसके पास सब कुछ था, आज राम के आगे गरीब लग रहा था। मिसेस गुप्ता के घर में काम करने वाली नौकरानी कमला बहुत गरीब थी। उसके 3 बच्चे थे और पति पूरा दिन शराब के नशे में रहता था। अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए कमला को बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। कमला मेहनती होने के साथ साथ बहुत ही लालची औरत भी थी। एक दिन मिसेस गुप्ता के घर में, मैम साहब, मुझे ना कुछ पैसों की जरूरत थी, क्या आप मुझे मेरे अगले महीने की तनख्वाह भी दे सकती हैं? देख कमला, ये जो बार बार तेरी उधार लेने की आदत है ना, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अभी कुछ महीने पहले ही मैंने तुझे पैसे दिए थे ना। अरे तो क्या हुआ मैम साहब, मैं कौन सा आपके घर से काम छोड़कर जाने वाली हूँ। अगर जरूरत ना होती ना तो मैं आपसे पैसे भी नहीं मांगती। हाँ अच्छा ठीक है, इस बार दे देती हूँ, लेकिन अगली बार मुझसे उधार मत मांगना। वैसे भी मुझे आज बाजार जाना था शॉपिंग करने के लिए, थोड़े पैसे दे देती हूँ तुझे। तो बाजार जाना था, क्या खरीदने जा रही हैं आप? अरे तुझे इस बात से क्या लेना देना, तू अपना काम कर, मैं कुछ भी खरीदने जाऊं? अरे ना ना, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी, मुझे लगा कि मुझे भी कुछ मंगवाना हुआ तो आप ही से मंगवा लूंगी। देख कमला, मैंने तुझे एडवांस में पैसे दे दिए हैं और अब तुझे जो भी खरीदना है पैसों से तू खरीद, मैं तेरे लिए कुछ नहीं लाने वाली। कमला मुंह बनाकर वहां से चली जाती है। अगले दिन जब कमला काम करने के लिए मिसेस गुप्ता के घर पर आई तो उसने देखा कि मिसेस गुप्ता के बेड पर काफी सारी साड़ियां रखी हुई थी। उन्हें देखकर कमला ने पूछा, अरे मैम साहब, इतनी सुंदर साड़ियाँ आपने कब खरीदी? बड़ी अच्छी लग रही है साड़ियाँ। कमला, अपनी नजरें इधर उधर मत घुमाओ, जाकर चुपचाप अपना काम करो। अरे लेकिन कहा है ना, ये साड़ियाँ तो बहुत ही खूबसूरत है, ऐसी साड़ी पहनने का तो मेरा भी बड़ा मन करता है। अब कहाँ से लेकर आई मैम साहब? तुझे कल बताया था ना, बाजार गई थी, वहीं से लेकर आई हूँ। अरे लेकिन इतनी सारी साड़ियाँ, बहुत पैसे खर्च किए होंगे ना आपने। ये सारी साड़ियाँ मैंने अपने लिए नहीं खरीदी है, अपने कुछ रिश्तेदारों को गिफ्ट करने के लिए खरीदी है। और पैसों से तुझे क्या लेना देना, तू अपने काम से मतलब रखा कर। और अच्छा ठीक है ना मैम साहब, मैं अपना काम ही करती हूँ। अब हमने तो कभी ऐसी साड़ियाँ पहनी नहीं ना, इसलिए बस आप लोगों को देखकर ही मन खुश हो जाता है। अच्छा ठीक है कमला, एक काम कर, जल्दी से जाकर रसोई में पोछा लगा दे, बहुत गंदगी है वहाँ पर।
कमला मिसेस गुप्ता के रसोई घर में सफाई करने के लिए जाती है और वहाँ पर टोकरी में रखे हुए फलों को देखकर कहती है, अरे इतने सारे फल कौन लेकर आया? तुम्हारे साहब लेकर आए हैं। कह रहे थे कि आज बाजार में काफी अच्छे फल आए हुए थे, इसलिए लेकर आए। अरे मेरे बच्चों को तो कभी फल खाने को मिलते ही नहीं। अगर आप थोड़े से मुझे दे देती ना तो बड़ी मेहरबानी होती। अच्छा ठीक है कमला, ये थोड़े से फल तुम अपने बच्चों के लिए ले जाओ बस। धीरे धीरे कमला की लालच करने की आदत बढ़ती जा रही थी। मिसेस गुप्ता को ये बात अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन कमला उनके घर अच्छे से काम करती थी, इसलिए मिसेस गुप्ता उसे काम से हटाना भी नहीं चाहती थी। और फिर एक दिन, अरे सुनती हो, मैंने अभी अभी यहाँ कुछ पैसे रखे थे, कहाँ गए? आप भी ना कहीं भी पैसे रखकर भूल जाते हैं। अब यहाँ वहाँ ढूंढने से क्या फायदा, रख दिए होगे कहीं उठाकर। अरे नहीं नहीं, मैंने यहीं बेड पर पैसे रखे थे। अभी थोड़ी देर पहले ही तो बैंक से निकलवा कर लाया था। अगर यहीं रखे थे तो फिर कहाँ गए सारे पैसे? अभी कुछ देर पहले कमला काम कर रही थी ना, उसने तो पैसे नहीं उठा लिए। कैसी बात कर रहे हैं आप? कमला थोड़ी लालची है लेकिन ईमानदार औरत है, वो इस तरह से चोरी नहीं कर सकती। अरे तुम जानती नहीं, लालच के चलते इंसान कुछ भी कर सकता है। नहीं नहीं, मुझे इस बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं। कमला लालची हो सकती है लेकिन इतने बरसों से हमारे घर काम कर रही है, वो इस तरह चोरी नहीं कर सकती। अरे तो फिर कहाँ गए पैसे? आप 2 मिनट रुकिए तो, मैं यहाँ वहाँ ढूंढती हूँ ना। उसके बाद मिसेस गुप्ता पैसे ढूंढना शुरू कर देती है। कुछ ही देर बाद उन्हें कपड़ों की अलमारी में कुछ पैसे नजर आते हैं। ये दिखाते हुए मिसेस गुप्ता ने मिस्टर गुप्ता से कहा, ये देखिए, आप बेकार ही कमला पर इल्जाम लगा रहे थे। आपने तो पैसे यहाँ कपड़ों की अलमारी में रख दिए थे। अरे नहीं नहीं, कपड़ों की अलमारी तो मैंने खोली ही नहीं। तो क्या पैसे अपने आप चलकर वहाँ पहुँच गए? देखिए, आप ना अपनी चीजें जगह पर रखा करिए, ऐसे किसी पर इल्जाम लगाना ठीक नहीं। मिस्टर गुप्ता ने पैसों को गिना, उसमें 1000 रुपए कम थे। उन्होंने कहा, देखो, इसमें 1000 रुपए कम है। मैं पूरे 10,000 लेकर आया था और बैंक से लाकर यहीं रखे थे। अब ये सिर्फ 9,000 है। जैसे आप पैसों को इधर उधर रखकर भूल गए ना, वैसे ही आप गिनती भी भूल गए होंगे। और आप कह रहे हैं कि कमला ने पैसे चुराए। अगर उसने पैसे चुराए होते तो वो सारे ही ना चुरा लेती। मेरी बात का भरोसा करो, मैं सच कह रहा हूँ। बार बार भरोसा दिलाने पर भी मिसेस गुप्ता ने अपने पति की बात नहीं मानी। कुछ दिनों के बाद मिसेस गुप्ता की अलमारी से 500 रुपये अचानक गायब हो गए और वो परेशान हो उठी। ये बात मिसेस गुप्ता ने मिस्टर गुप्ता को बताई। अभी कुछ देर पहले सब्जियां लाने के बाद बचे हुए 500 रुपये मैंने यहाँ सामने अलमारी में रखे थे, लेकिन पता नहीं कहाँ चले गए। देखो, मैं तुमसे फिर से कह रहा हूँ, तुम्हें कमला पर नजर रखनी चाहिए। आप क्यों बार बार कमला के पीछे पड़े रहते हैं? मैंने कहा ना, वो थोड़ी सी लालची है लेकिन बहुत ही ईमानदार औरत है। कुछ दिनों से मिसेस गुप्ता देख रही थी कि कमला रोज नई साड़ी पहनकर आने लगी थी। ये देखकर उन्होंने कमला से पूछा, कमला क्या बात है? आजकल तो तू बड़ी सुंदर सुंदर साड़ियाँ पहनकर आने लगी है, और ये साड़ी तो बिल्कुल वैसी ही है जैसी कुछ दिन पहले मैं खरीद कर लाई थी। तुझे कहीं से ज्यादा पैसे मिलने लगे हैं क्या? अरे ना ना मैम साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। आपके अलावा बस एक और घर में काम करती हूँ। ये साड़ी तो मैं अपने बचत के पैसों से लेकर आई हूँ। और फिर कुछ दिनों के बाद जब कमला मिसेस गुप्ता के बेडरूम में सफाई कर रही थी तो मिसेस गुप्ता ने देखा कि कमला ने कोई चीज उठाकर चुपचाप अपने साड़ी के पल्लू में छुपा ली। कमला, तूने अपनी साड़ी में क्या छुपाया? कछु नहीं मैम साहब, कुछ भी तो नहीं। मुझसे झूठ मत बोलो, मैंने अभी अभी देखा। चलो जल्दी से दिखाओ मुझे। मुझे माफ कर दीजिए मैम साहब, आपके बेड पर 50 रुपए रखे थे तो सोचा ले लेती हूँ। इसका मतलब तुम अब चोरी करने लगी हो। कमला, मैं तुम्हें बहुत ईमानदार औरत समझती थी। मुझे माफ कर दीजिए मैम साहब, अब आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। अच्छा ठीक है,
लेकिन एक बात सच सच बताओ, कुछ दिनों से हमारे घर से जो पैसे गायब हो रहे हैं, क्या वो तुमने चुराए हैं? मिसेस गुप्ता की बात सुनकर कमला जोर जोर से रोने लगी और रोते हुए उसने कहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पैसों के लालच ने मुझे अंधा बना दिया था और लालच के चलते मैंने आपके घर में चोरी की। हमें माफ कर दीजिए मैम साहब। कमला, मैं तुम्हें बहुत ही ईमानदार औरत समझती थी। मुझे लगता था कि तुम्हें हर चीज का लालच है, लेकिन फिर भी तुम कभी चोरी नहीं कर सकती। आज तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। तुमने मेरे विश्वास को तोड़ा है। अब मैं तुम्हें अपने घर में काम नहीं करने दे सकती। मेरे लालच ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। आपकी चीजें देख देख कर मुझे भी मन करता था कि मेरे पास भी वो सब कुछ आ जाए जो आपके पास है। मेरी लालच करने की आदत के कारण मेरी नौकरी भी चली गई। मुझे इस तरह का लालच नहीं करना चाहिए था।